हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 29 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है, आप सभी जानते हैं, तो वहाँ से इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? आप सभी ने देखिए इनका नाम कभी ना कभी सुना होगा। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि एमएस स्वामीनाथन कौन है। तो ये प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक है फ्रेंड्स, जिनका जन्म देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के शासनकाल में 1925 में हुआ था। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण देखिए भारत सरकार ने इन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तीनों ही अवार्ड या सम्मान याद रखिएगा। 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काफ़ी लंबी लिस्ट है इनके पुरस्कारों की, सभी को याद रखिएगा। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जिन्होंने 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय एमएस स्वामीनाथन को दिया जाता है, इसीलिए ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। इंडिया में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में की गई थी। 1968 तक भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी शुरुआत भारत में 1965 में एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से हुई थी। इसीलिए एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हाल ही में 98 वर्ष की आयु में इनका चेन्नई में निधन हो गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इंटेल क्या बनाती है? तो ये कंप्यूटर चिप का निर्माण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। अब इंटेल इंडिया, जो कि इंडिया की शाखा है, इसके नए अध्यक्ष हाल ही में गोकुल सुब्रमण्यम को बनाया गया है। आंसर सी हो जाएगा। ग्लोबल चिप निर्माता कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को भारत में इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा इंटेल इंडिया के उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो ये संतोष विश्वनाथन हैं। इंटेल कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय देखिए प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके फाउंडर मेंबर की बात करें तो गॉर्डन मूर, रॉबर्ट नायस और आर्थर रॉक इंटेल के फाउंडर मेंबर है। अब इंटेल इंडिया, जो कि इंडिया की ब्रांच है, इंडिया की शाखा है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। हाल ही में इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चित खिलाड़ी नाओरेम रोशिबिना देवी ने एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए नाओरेम रोशिबिना देवी की बात करें तो ये भारत के मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है और ये वुशु की खिलाड़ी है। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने सिल्वर मेडल वुशु में अपने नाम किया है। आंसर भी हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 चीन के हांगझू में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु इवेंट में भारत की नाओरेम रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इन्हें फाइनल में देखिए चीन की वू जिया ओवेई ने हराया और चीन की वू ने गोल्ड मेडल इस प्रतियोगिता में अपने नाम किया है। और भारत की नाओरेम को इस वुशु कंपटीशन में देखिए सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा है। वैसे देखिए रोशिबिना देवी का
एशियाई खेल में ये दूसरा मेडल है फ्रेंड्स। इसके पहले 2018 में जो जकार्ता में एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे उसमें वुशु में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और अब 2023 में वुशु इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वैसे ऑल ओवर एशियाई गेम्स में अगर वुशु में भारत का पार्टिसिपेशन देखें तो भारत ने टोटल वुशु में देखिए 10 मेडल अपने नाम किए हैं एशियाई गेम्स में। इसमें से 2 सिल्वर मेडल है और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। सबसे पहली बार 2010 में भारत की संध्या रानी देवी ने 16वें एशियाई खेलों में देखिए महिलाओं के 60 किलोग्राम कैटेगरी में वुशु में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। वुशु में ये भारत का सबसे पहला मेडल था। 2 सिल्वर में से 1 तो लेकर आई थी संध्या रानी देवी और अब नाओरेम रोशिबिना देवी दूसरा सिल्वर मेडल वुशु का लेकर आई है एशियाई गेम्स में। किस राज्य से बिलोंग करती है तो ये भारत के मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। वैसे देखिए वुशु अगर हम इस खेल की बात करें तो ये जो वर्ड है चीनी शब्दों से मिलकर बना है, 2 चीनी शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वु का अर्थ होता है युद्ध और शु का अर्थ होता है कला। मतलब एक प्रकार की ये युद्ध कला है, एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है जो कि चीन और इसके आसपास के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में काफ़ी फेमस है। भारत में भी अब इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो T20 क्रिकेट में देखिए सबसे तेज अर्धशतक मतलब हाफ सेंचुरी जो है वो दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाई है। किस टीम के खिलाड़ी है? तो ये नेपाल के खिलाड़ी है। हाल ही में देखिए एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ खेलते हुए नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने केवल 9 गेंदों में अर्धशतक लगाया है और इसके साथ ही ये T20 क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था भारत के खिलाड़ी युवराज सिंह के नाम था, जिन्होंने 12 गेंदों में ही इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक बनाया था और अब ये खिताब नेपाल के खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी के नाम पर हो गया है। एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ खेलते हुए देखिए नेपाल की टीम पहली ऐसी टीम बन गई है वर्ल्ड की जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे हाईएस्ट जो स्कोर था वो अफगानिस्तान के नाम था, जिसने 278 रन बनाए थे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में और अब ये जो रिकॉर्ड है नेपाल की क्रिकेट टीम के नाम आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही नेपाल के खिलाड़ी कुशल मल्ला ने T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज शतक भी बनाया है। कुशल मल्ला ने केवल 34 गेंद पर अर्धशतक बनाया है। इससे पहले यह जो रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी डेविड मिलर के नाम था, जिन्होंने 35 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की थी और अब ये रिकॉर्ड नेपाल के खिलाड़ी कुशल मल्ला के नाम पर हो गया है। आगे आइए, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और तीसरे स्थान पर अमेरिका की ही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को रखा गया है। अब देखिए टाइम्स की ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है फ्रेंड्स, 2024 में इस रैंकिंग में 108 अलग अलग देशों की ऑलमोस्ट 1900 यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग प्रदान की गई है। अब ऑलमोस्ट 1900 यूनिवर्सिटी में 91 यूनिवर्सिटी देखिए इंडिया की भी है, जिन्हें इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। अब ऑल ओवर रैंकिंग में सबसे ऊपर भारत की जो यूनिवर्सिटी रही वो IISc बेंगलोर रही है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम आता है और तीसरे नंबर पर जो हाईएस्ट रैंकिंग भारत की किसी यूनिवर्सिटी को दी गई है ये अन्ना यूनिवर्सिटी है। हमें देखिए सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना याद कर लीजिए कि टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और भारत की अगर किसी यूनिवर्सिटी की बात करें जो कि इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है तो वो है IISc बेंगलोर। अब देखिए ये जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की, इसे 2004 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड के प्रमुख यूनिवर्सिटी को ये रैंकिंग प्रदान करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में देखिए हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज खेली गई थी, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब शुभमन गिल ने अपने नाम किया है, जो कि इंडिया के क्रिकेट खिलाड़ी है।
देखिए फ्रेंड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में ये जो सीरीज खेली गई थी, इसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर अपने नाम किया है, क्योंकि इस सीरीज में 2 मैचों में शुभमन गिल ने 178 रन बनाए थे। इसलिए शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट में चुना गया है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया की IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब शुभमन गिल को दिया गया। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, पहले तो यहाँ पर ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को जारी कौन करता है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा हर साल इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। 2023 में ये जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें 64 देशों की इकोनॉमी को शामिल किया गया, जिसमें भारत देखिए 64 देशों में 56वें स्थान पर रहा है। आंसर ए हो जाएगा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में इंडिया का स्थान 56वां है। पिछले साल 2022 में जब ये रैंकिंग आई थी, तब भारत का स्थान 52वां था। इस रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड को रखा गया है, सेकेंड पर लग्जमबर्ग और तीसरे पर आइसलैंड को जगह दी गई है। देखिए, टॉप 3 देशों को याद कर लीजिए और भारत की रैंकिंग याद कर लीजिए, और कितने देशों को शामिल किया गया, कितने देशों की इकोनॉमी को शामिल किया गया, इसे भी याद रखिएगा। ये 64 देशों की इकोनॉमी को शामिल करती है। किस आधार पर इस रैंकिंग को जारी किया जाता है? तो देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी भी देश में कैसी है, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन कैसा है, और किसी भी देश में हेल्थ सिस्टम कैसा है, इस आधार पर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को 56वां स्थान दिया गया है। इसके बाद आइए, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हर साल देखिए 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। शुरुआत कब की गई थी? तो सबसे पहली बार सन 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा WHO के सहयोग से ये डे मनाया गया था, और सन 2000 से लेकर हर साल इसे 29 सितंबर को मनाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में हार्ट डिसीज के प्रति लोगों को अवेयर करना, लोगों में जागरूकता फैलाना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में यूज हार्ट नो हार्ट वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है। हर साल ये डे पूरे वर्ल्ड में 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, सितंबर मंथ में जो अदर डे मनाए जाते हैं उनको भी एक बार देख लीजिए। पॉज करके थीम देख लीजिएगा, मैं आपको केवल डे बता देता हूँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को। इंटरनेशनल पीस डे के रूप में 21 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को। अल्जाइमर डे 21 सितंबर को और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो सितंबर माह में बनाए जाने वाले इन अदर डे को भी याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए, चर्चित अफ्स्पा का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, AFSPA के पूर्ण रूप की बात करें तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के नाम से ही अफ्स्पा को जाना जाता है। आंसर ए हो जाएगा। ये क्या है इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों हैं। तो देखिए, हाल ही में जो मणिपुर में हिंसा हुई है, उसके बाद मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में 6 महीने के लिए अफ्स्पा को बढ़ा दिया गया है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो कानून है 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाला है। देखिए, हाल ही में गवर्नमेंट ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा था कि मणिपुर के 19 पुलिस स्टेशन को छोड़कर पूरे क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। अब इसी क्रम में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो कि अशांत क्षेत्र है, वहां पर देखिए सेना को या सुरक्षा बलों को कुछ विशेष पावर दिए गए हैं, और ये विशेष पावर देने के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम लाया गया था। इसे ही आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट में अफ्स्पा के नाम से जाना जाता है। ये एक भारतीय कानून है फ्रेंड्स, जो कि भारतीय सुरक्षा बलों को पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष शक्तियां और अधिकार प्रदान करता है। पहली बार देखिए अध्यादेश के माध्यम से सशस्त्र बलों को ये जो विशेष अधिकार है, ये 1958 में पार्लियामेंट में लाया गया था, और इसे अधिनियम के रूप में पारित करने के बाद पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। इसी कानून को अफ्स्पा कहा जाता है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो बुक है फ्रेंड्स, विजया राघवन के द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। विजया राघवन की इस बुक में देखिए जो नेचुरल लाइफ है, जो वास्तविक जीवन है, उनकी घटनाओं से प्रेरित होकर छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई है, और ये बुक
इन्हीं शॉर्ट स्टोरीज का एक संग्रह है। तो टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स विजया राघवन की पुस्तक है। इसके अलावा देखिए अदर चर्चित बुक की बात करें तो फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस राधिका एंगर की बुक है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर की पुस्तक है। द गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड की लिखित पुस्तक है। तो ये सभी अदर बुक हैं जो कि काफ़ी सुर्खियों में रही थी कुछ समय पहले तक, तो इन्हें भी याद रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 29 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रथम पुरुष की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इन इंडिया मेल कौन रहा है, किस किस क्षेत्र में, हम इसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए भारत में भारत के प्रथम गवर्नर अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसके बाद भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सभी जानते होंगे आप। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। इसके बाद प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट थे। तो इस सीरीज को देखिए, हम आगे के सेशन में भी आगे बढ़ाएंगे। आज हमने 10 ऐसे व्यक्ति पढ़े हैं जो कि भारत में प्रथम पुरुष रहे हैं किसी न किसी मामले में। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, ऑस्कर 2024 में भारत की ओर से 2018 एवरीवन इज अ हीरो नाम की फिल्म को ऑफिशियली एंट्री दी गई है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 14th ग्लोबल स्किल समिट नई दिल्ली में आयोजित की गई। 19वें एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाज स्विफ्ट कौर सामरा ने गोल्ड मेडल निशानेबाजी में जीता है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार गवर्नमेंट ने शुरू की है। चर्चा में रहे 5 आइज अलायंस में इंडिया शामिल नहीं है। चेटन जल विद्युत परियोजना सिक्किम राज्य में शुरू की गई। टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी भारत के लिएंडर पेस बन गए हैं। आगे आइए, यूनिक्लो इंडिया ने हाल ही में कैटरीना कैफ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और लास्ट है, चर्चित चौक परियोजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से रिलेटेड है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।